नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। और आज हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे और देखेंगे कि हम जो हमारे पास 20 दिन का जो समय बचा है एग्ज़ाम का, उन 20 दिनों में हम किन तथ्यों को पढ़ें, किन इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखें, जिससे जो है एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं हमारे कवर हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो तैयारी है एक अच्छा रूप दे सके हम अपनी तैयारी को। देखिए, हमने बहुत दिन जो है मतलब टाल मटोल में ऐसे ही छोड़ दिया। हमारा 18 जून को एग्ज़ाम था, उसके बाद हमें एक लंबा समय मिला, लेकिन हमने उसको इस्तेमाल अच्छे से नहीं किया। तो चलिए अब उसको व्यर्थ ना करते हुए हम महत्वपूर्ण चीज़ों को देखेंगे और हिंदी साहित्य में एक नया कीर्तिमान रचने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से तमाम फैक्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए रिवाइज करते हैं और चीज़ों को देखते हैं। तो देखिए, प्रश्न पहला जो आ रहा है हमारे पास, वह कौन सा प्रश्न है उसको देखिए। देखिए प्रश्न क्या है, पूछा जाता है जीवनी से, रेखा चित्र से, संस्मरण से। तो देखिए पहला जो सवाल आ गया, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी किताब लिखी है। तो जो महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है वह उनकी कौन सी है। तो पहला ऑप्शन आ गया सत्य के साथ मेरे प्रयोग, बाल मित्र, या वाणी, निबंध माला, या बुनियादी शिक्षा। तो देखिए महात्मा गांधी की जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, इंग्लिश में जो इसका मतलब ट्रांसलेटेड रूप है ना। तो ये हमें देखने को मिलता है। जो महात्मा गांधी ने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, ओरिजिनली उन्होंने गुजराती में लिखी थी, लेकिन इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेटेड किया गया और हिंदी में भी किया गया। देखिए क्या है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, गांधी जी ने सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक लिखी थी। बाल मित्र और वाणी निबंध माला महात्मा गांधी द्वारा लिखित नहीं है। वहीं देखिए बुनियादी शिक्षा नामक पुस्तक भी महात्मा गांधी द्वारा लिखित नहीं है। और देखिए हालांकि इसके उनके शिक्षा दर्शन पर आधारित है। ठीक है, तो ये सारी जो किताबें हैं ये महात्मा गांधी के द्वारा रचित नहीं है। केवल सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है यही महात्मा गांधी की रचना है। और देखिए क्या है, जो दूसरा सवाल है काव्य शास्त्र से दूसरा सवाल को उठाया गया है। इसमें अरस्तु के अनुकरण से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो देखिए हम कथनों को देखेंगे और एक एक करके हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अनुकरण से अरस्तु का अभिप्राय भावनापूर्ण अनुकरण से है, तो ये जो बात है ये ठीक है। वहीं देखिए अनुकरण भी एक सर्जन क्रिया है, तो अरस्तु के अनुसार अनुकरण भी क्या है, एक सर्जन क्रिया मतलब क्रिएटिव चीज़ है। तो ये बात भी हमें ठीक लग रही है। देखिए क्या है, अनुकरण के संबंध में प्लेटो और अरस्तु के मत में कोई अंतर नहीं है। तो ये जो कथन है ये गलत है, क्योंकि प्लेटो का जो अनुकरण सिद्धांत है वह यह है कि मतलब हम किसी चीज़ की हूबहू फोटो कॉपी को ही अनुकरण मानते हैं। लेकिन अरस्तु के अनुसार जो अनुकरण है, किसी चीज़ को देख के हम दूसरी चीज़ उससे मतलब निकाल देते हैं। जैसे कि हमने किसी पेड़ को देखा और उस पेड़ में से हमने एक चेयर को इमेजिन किया, तो ये क्या है, ये हमारा अनुकरण है। मतलब हमने देखा तो किसी चीज़ को, लेकिन हम उन्हें उसमें से दूसरी चीज़ को एक तरह से नया क्रिएटिव करके एक चेयर को निकाला, तो ये हमारा अनुकरण सिद्धांत है। तो अरस्तु का अनुकरण इस तरह से था। तो ये जो तीसरा पॉइंट होगा ये गलत होगा। और चौथा देखिए क्या होगा, अनुकरण को नया अर्थ प्रदान कर अरस्तु ने कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया। तो ये कथन भी सही है। तीसरा कथन केवल गलत है, बाकी सारे जो कथन है वे सही। देखिए क्या, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संदर्भ में अनुकरण के संबंध में प्लेटो और अरस्तु के मत में कोई अंतर नहीं है, कथन जो है सही नहीं है। यही वाला कथन जो है सही नहीं है, क्योंकि दोनों का जो अनुकरण सिद्धांत है, दोनों का अनुकरण सिद्धांत अलग अलग है। तो इसको हमें समझना पड़ेगा। और ये जो प्रश्न है ना, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपके 1 या 2 नंबर जो है काव्य शास्त्र से कहीं गलत नहीं होंगे। और देखिए क्या है, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत एक स्तर पर प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत की प्रतिक्रिया है और दूसरे स्तर पर उसका विकास भी है। देखिए हम इसके कुछ और भी पॉइंट्स को पढ़ते हैं कि मतलब अरस्तु ने अनुकरण सिद्धांत दिया क्यों। तो प्लेटो ने जो अपना अनुकरण सिद्धांत दिया था उसकी प्रतिक्रिया के रूप में दिया और उन्होंने अपनी नई बात को स्थापित करने की कोशिश की। महान दार्शनिक प्लेटो ने कहा और कला और काव्य को सत्य से
तिहरी दूरी पर कहकर उसका महत्व बहुत कम कर दिया था। उसके शिष्य अरस्तु ने अनुकरण में पुनः रचना का समावेश किया। और देखिए क्या है, अरस्तु के अनुसार अनुकरण हूबहू नकल नहीं है बल्कि पुनः प्रस्तुतिकरण है जिसमें पुनर्रचना भी शामिल होती है। और देखिए क्या है, अनुकरण के द्वारा कलाकार सार्वभौम को पहचानकर उसे सरल तथा इंद्रिय रूप से पुनः रूपागत करने का प्रयत्न करता है। मतलब अनुकरण का मतलब यह है कि हमने किसी चीज़ को देखा, उसमें से हमने नई चीज़ों को रच दिया, अपनी भावनाओं को उसमें समावेश किया और उसमें हमने एक नए प्राण मतलब भर दिए कि मतलब उसको देख के ऐसे लगने लगा कि हाँ, ये जो चीज़ है कुछ खुद में ही कुछ बयां करने की कोशिश कर रही है। तो उसको उन्होंने कला और अनुकरण कहा है अरस्तु ने। तो अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत है वह थोड़ा अलग है प्लेटो से, तो इसको हमें समझना पड़ेगा। और ये जो प्रश्न है बार बार पूछा जाता है यूजीसी, नेट, टीजीटी, पीजीटी, मतलब जितने भी हिंदी साहित्य के एग्जाम है उनमें पूछा ही जाता है। देखिए क्या है, अरस्तु के बारे में जान लेते हैं। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व हुआ था। 322 ईसा पूर्व इनके मृत्यु हो गई थी। ये दार्शनिक थे। अरस्तु प्लेटो के शिष्य व सिकंदर के गुरु थे। अरस्तु जन्म स्टेगेरिया नामक नगर में हुआ था। अरस्तु ने भौतिकी, अध्यात्म, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, जीव विज्ञान सहित कई विषयों पर रचना की है। तो मतलब देखिए, कोई भी दार्शनिक जो होता है वह केवल एक विषय में पारंगत नहीं होता, वो कई सारे विषयों को मतलब अपने अंदर समाहित करता है, तब जाके उसमें एक दर्शन मतलब फिलॉसफी की बातें कहने की क्षमता आती है। तो ये चीज़ जो है अरस्तु और प्लेटो हमें इनमें देखने को मिलती है। प्लेटो, सुकरात और अरस्तु पश्चिमी दर्शन शास्त्र के सबसे महान दार्शनिकों में से एक थे। अरस्तु पश्चिमी दर्शन शास्त्र पर पहली व्यापक रचना की जिसमें नीति, तर्क, विज्ञान, राजनीति और अध्यात्म का मेलजोल था। और देखिए क्या है, ये प्रश्न आ गया कि प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्रिकाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो आपको बताना है कि जो शुरू से बाद में सीक्वेंस से आएगा वह कैसे आएगा। तो देखिए, भारत मित्र या कवि वचन सुधा, बिहार बंधु, सुदर्शन या भारतेंदु। तो देखिए, कवि वचन सुधा, जैसा कि हमें पता है कवि वचन सुधा जो है 1868 में प्रकाशित होना शुरू हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके क्या रहे, संपादक रहे, है ना। उसके बाद हमें कौन सी पत्रिका देखने को मिलती है, उसके बाद हमें देखने को मिलती है बिहार बंधु, बिहार बंधु देखने को मिलती है। उसके बाद हमें कौन सी पत्रिका देखने को मिलती है, भारत मित्र देखने को मिलती है। फिर देखने को मिलती है भारतेंदु, फिर सुदर्शन। तो इस प्रकार से जो है इसका सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, ऑप्शन जो है इसके ऑप्शन भी दिए हुए हैं, आप बता सकते हैं कि इसका जो सही ऑप्शन है, उत्तर है, वह क्या होगा। देखिए क्या है, यहाँ पे इसको सही से सीक्वेंस से लगाया भी गया। देखिए क्या है, निम्न रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, 1 मिनट, नहीं, देखिए इसका ये जो उत्तर है, इसका ये उत्तर नहीं है। इसका जो उत्तर मैंने बताया आपको, इसका उत्तर यही है। सबसे पहले आएगा कवि वचन सुधा, फिर आएगा भारत मित्र, पहले आएगा बी, फिर आएगा ए, फिर आएगा, पहले आएगा बी, फिर आएगा, 1 मिनट में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, पहले आएगा बी, हाँ पहले आएगा बी सी ए ई डी, बी सी ए ई डी, हाँ बी सी ए, पहले आएगा कवि वचन सुधा, फिर आएगा दूसरा बिहार बंधु, फिर आएगा ए भारत मित्र, फिर आएगा भारतेंदु, फिर आएगा सुदर्शन। तो ये जो है इसका सही उत्तर हमें देखने को मिलता है। और देखिए क्या है, प्रश्न आ गया चौथा, निम्न रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास है, इसकी रचना कब की गई। तो इसकी रचना 1947 में की गई है। परंपरा का मूल्यांकन, इसकी रचना कब की गई है। साहित्य का समाजशास्त्र, इसकी रचना कब की गई है। दोआब की कब की गई है। छायावाद का पतन, इन सबको सीक्वेंस से लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले जो हमें देखने को मिलता है वह है
हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, क्योंकि काव्य शास्त्र सबसे पहले क्या लिखे जाते थे हिंदी में, सबसे पहले जो लिखे जाते थे, देखिए ऑप्शन भी दिया हुआ है यहाँ पे, ADECB, ये चारों ऑप्शन है, आप पॉज करके देख सकते हैं। हम जो है इसका सही उत्तर देखेंगे AEDBC, ये इसका जो है सही उत्तर है, AEDBC। देखिए इसका जो सही उत्तर है A, फिर E, फिर D, फिर B, C। तो A में क्या है, A में है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, फिर E है छायावाद का पतन, AED, फिर क्या है दोआब, AED, फिर क्या है B, परंपरा का मूल्यांकन, फिर क्या है C, साहित्य का समाजशास्त्र। तो इस प्रकार से जो है ये हमें सीक्वेंस में देखने को मिलता है। और देखिए क्या है, देखिए हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास जो रचना है 1947 ईस्वी की रचना है, छायावाद का पतन 1948 ईस्वी की रचना है, दोआब 1948 ईस्वी की रचना है, परंपरा का मूल्यांकन 1981 ईस्वी की रचना है, साहित्य का समाजशास्त्र 1982 ईस्वी की रचना हमें देखने को मिलती है। तो ये जो है इसका सही सीक्वेंस है। आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या तो PDF तो प्रोवाइड की ही गई है टेलीग्राम पे, आप PDF भी देख सकते हैं, और इसको आप बार बार रिवाइज करना जिससे जो चीज़ें हैं याद हो जाएं। और देखिए क्या है, हिंदी काव्य शास्त्र का जो इतिहास है, लेखक इसके हैं भागीरथ मिश्र, 1947 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। छायावाद का पतन जो रचना है वह लिखा है डॉक्टर देवराज उपाध्याय ने। प्रकाशन वर्ष अगर हम इसका देखें तो 1948 हमें देखने को मिलता है। और देखिए क्या है, निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। तो ये जो हमारा है क्वेश्चन आ गया है, तो रचना और रचनाकार आ गए हैं। तो देखिए क्या है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। तो ये जो रचना है ये किसकी रचना है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। ये रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र की रचना है। प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय की रचना है। और नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो देखिए ये जो होगा इसका सही उत्तर होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा, देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो डी का हमें तीसरा ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में आपने पढ़ा होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, और आपने इस रचना को भी पढ़ा होगा। तो इसको सबसे पहले आप ढूंढिए डी का तीसरा। तो डी का तीसरा हमें देखिए तीसरे में देखने को मिल रहा है और चौथे में भी देखने को मिल रहा है। और देखिए, और डी का तीसरा हो गया प्रिया नीलकंठी। प्रिया नीलकंठी जो है कुबेरनाथ राय की रचना है। तो सी का देखिए चौथा ढूंढ लीजिए, सी का चौथा। तो सी का चौथा जो है तीसरे में है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह तीसरा होगा। तो इस प्रकार से हम क्या है अपने आंसर्स को ढूंढ सकते हैं। अगर आपको एक भी आंसर मिल गया है तो आप 50% जो है आंसर के पास पहुंच जाएंगे। तो आप एक पॉइंट को या एक क्वेश्चन को पिक कीजिए और एक ऑप्शन को पिक कीजिए और उसको देखिए कि मतलब किस प्रकार से जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस हिसाब से करेंगे तो हो जाएगा। और ये जो है इसका सही उत्तर है। देखिए क्या है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है बालकृष्ण भट्ट की रचना है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र की रचना है। प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय की रचना है। नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। देखिए साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, रचनाकार जो हैं इसके बालकृष्ण भट्ट हैं। विधा जो है निबंध विधा में लिखी गई ये सारी रचनाएं हैं। विषय देखिए क्या है, साहित्य के मापदंडों को स्थापित किया गया है। जो साहित्य है उसके कुछ मापदंड होने चाहिए कि मतलब साहित्य होना कैसा चाहिए, तो इसके मापदंडों को सेट किया गया है। इसमें साहित्य कैसा हो यह बताया गया है। वहीं देखिए मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र की रचना है, निबंध विधा की रचना है। 1974 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। और देखिए इसका जो विषय है ना, वह विषय देखिए क्या है, इसका जो विषय है सांस्कृतिक कल्चरली जो हमारा मतलब कल्चर होता है उसको दिखाने की कोशिश की गई है। और सांस्कृतिक धरातल पे ये जो निबंध है लिखा गया है और संस्कृति को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो इसमें
मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसमें संस्कृति की बात की गई है। और देखिए क्या है, प्रिया नीलकंठी। प्रिया नीलकंठी जो रचना है कुबेरनाथ राय की रचना है, निबंध विधा की रचना है, 1968 ईस्वी की रचना है। विषय अगर हम इसका देखें तो यह ललित निबंध है। इस निबंध में ग्राम संस्कृति के स्थान पर यंत्र युग की बौद्धिकता को हावी बताया गया है, जिसके कारण आज का व्यक्ति अभिशप्त और निर्वासित जीवन जीने के लिए विवश है। और देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, जो कि 1951 में प्रकाशित हुआ है। और यह निबंध कल्पलता, देखिए ये भी पूछा जाता है कौन से निबंध संग्रह में संकलित है, तो कल्पलता निबंध संग्रह में संकलित है। और इसका जो विषय है ना, देखिए क्या है, प्रसिद्ध ललित निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस निबंध में मनुष्य की दुर्बलताओं के साथ साथ उनकी शक्ति और रचनाशीलता को दिखाया गया है। जो नाखून है वह किस चीज़ को दिखाते हैं, इस चीज़ के बारे में बताया गया है कि जब हम आदि मानव थे तो हम नाखूनों से ना मतलब जानवरों पे हमला कर दिया करते थे। हम नाखून का बहुत उपयोग था पहले हमारे जीवन में, लेकिन ये हमारी पशुता को दिखाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस निबंध में बताई गई है कि मनुष्य कैसे आदि मानव से मनुष्य बनने की राह में है, लेकिन ये नाखून बढ़ के दिखाते हैं कि तुम कभी आदि मानव रहे हो, तुम में अभी भी जो है पशुता शेष है। तो ये चीज़ जो है इस निबंध में हमें देखने को मिलती है। तो ये सारे के सारे प्रतीकात्मक निबंध है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण निबंध है। तो देखिए इस निबंध का जो संकलन है ना, इसको याद कर लेना, कल्पलता निबंध संग्रह में संकलित है, 1951 में इसका प्रकाशन हुआ है। और ये जो निबंध है सिलेबस में लगा भी है। देखिए, आपने मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे पढ़ा होगा और इसको मतलब हो सका यूट्यूब पे देखा भी होगा। देखिए क्या, आधे अधूरे नाटक का प्रारंभ किसके परिचय से होता है। तो अगर आपने पहली लाइन पढ़ी हो, अगर आपने कुछ भी नहीं, कोई भी नाटक नहीं पढ़ा है, कोई भी कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप सबकी पहली लाइन या फर्स्ट पैरा और नाटक फर्स्ट पैरा और एंड का पैरा, लास्ट का पैरा, इनको ज़रूर पढ़ लेना। सभी नाटकों को और सभी उपन्यासों के जितने भी गाने हैं, जितने भी कविताएं हैं, जितने भी काव्य हैं, इन सभी को पढ़ लेना और काव्यों को अलग से पढ़ लेना, क्योंकि इन सबसे प्रश्न जो है पूछे ही जाते हैं। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स होती हैं उनको भी आप हर मतलब उपन्यास का निकाल के आप पढ़ लेना स्टेटमेंट्स को, क्योंकि स्टेटमेंट से भी प्रश्न जो है पूछा जाता है कि ये जो कथन है किसके द्वारा कहा गया है। तो आप इस तरह से जो है कम समय में ज़्यादा चीज़ों को कवर कर पाएंगे और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, आधे अधूरे नाटक का प्रारंभ किसके परिचय से होता है, मतलब शुरुआत जो है किसके परिचय से होता है। तो आपने पढ़ा होगा तो आपको पता लगा होगा कि काले सूट वाला आदमी जो है नाटक के शुरुआत में आता है और वही जो है 4-5 लोगों का रोल भी निभाता है। देखिए क्या है, नाटक का प्रारंभ काले सूट वाले आदमी के परिचय के साथ होता है। इसमें वह बताता है कि यही पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4 की भूमिका निभाता है। ये जो है पुरुष 1 महेंद्र नाथ की भी भूमिका निभाता है, पुरुष 2 जुनेजा की भी भूमिका निभाता है, वो जो बॉस है सिंघानिया उसकी भी भूमिका निभाता है, और जो पुरुष 4 है अशोक उसकी भी भूमिका निभाता है। और जो मतलब इसमें जितने भी पुरुष का रोल है वो अकेला पुरुष, एक ही पुरुष जो है सबका वो रोल निभा देता है। और इसमें जो स्त्री पात्र है वह कौन कौन है, सावित्री है, बिन्नी है जो कि उसकी सावित्री की बड़ी बेटी है, किन्नी है जो सावित्री की छोटी बेटी है। सावित्री की ही छोटी एक बेटा है अशोक नाम का। तो इसमें जो है 4-5 जो भी 5-7 महत्वपूर्ण पात्र हैं, अगर इनका मिलान में आ जाए कि किस नाटक से लिए गए हैं, किस रचना से हैं, तो आप बता सकते हैं। और देखिए क्या है, मैला आंचल उपन्यास में पार्वती की मां का कत्ल किसने किया था। तो देखिए ऑप्शन पे जाइए, ऑप्शन को देखिए और ऑप्शन को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या है, ज्योतकी जी जो है मैला आंचल में एक मतलब महंत आदमी है, एक सिद्ध मतलब एक
महंत आदमी है, एक तरह से मान लीजिए। हीरो जो है एक आम आदमी है और अनपढ़ आदमी, अशिक्षित आदमी है। कालीचरण जो है एक नेता है गांव में, मतलब एक लीडर है, एक तरह से कह सकते हैं दलितों का। और विश्वनाथ जो है एक बहुत ही ज़्यादा अमीर आदमी है, कमली का बाप है। तो देखिए मैला अचल में आपको इन सब कैरेक्टर्स को देख के समझना चाहिए कि जो अशिक्षित आदमी होगा ना, वही किसी के बहकावे में जल्दी आएगा। तो ज्योतिकी जी ने इसको बहका दिया था हीरो को कि ये जो पार्वती की माँ है वो क्या है, डायन है, उसी ने तुम्हारे बच्चे को खा लिया है। तो उसने क्या था, एक रात को उसको मार दिया था। तो बहकावे के कारण मार दिया था। तो इस जो हीरो ने ही उसको मार दिया था, क्या नाम है इसका, पार्वती की माँ को। तो कत्ल उसी ने किया था, हीरो ने। तो देखिए क्या है इसका जो सही उत्तर होगा, सही उत्तर हीरो है। हीरो लिखा हुआ है, हीरो है, ठीक है। और देखिए ज्योतिकी जी तो पोलियाटोली के हीरो को यह विश्वास भी दिलाने में सफल रहते हैं कि उसके बेटे की मृत्यु डायन पार्वती की मां के कारण हुई है। इस गलतफहमी में हीरो गांजे के नशे में रात को पार्वती की मां का कत्ल कर देता है। और देखिए क्या है, पार्वती की मां विधवा है, उसे सामाजिक शोषण का सामना करना पड़ता है। परिवार के नाम पर उसका एकमात्र नाती गणेश है। अन्य सदस्यों की मृत्यु हो चुकी है, जिसके लिए पार्वती की मां को ही दोषी ठहराया जाता है। मतलब गांव में आपको पता ही होगा कि लोग कैसे ये सब अंधविश्वास में ज़्यादा लोग रहते हैं, और किसी के ऊपर ना, मतलब किसी को डायन याइन कह के उसको मतलब एक तरह से समाज से ना काटने की कोशिश करते हैं, अलग करने की कोशिश करते हैं। और देखिए क्या है, पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ये जो स्टेटमेंट आपने देखी ऊपर, इस स्टेटमेंट से सीधे सीधे बहुत बार प्रश्न बनाए जा चुके हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद से रचित मानने वाले आलोचक हैं। पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखित एक महाकाव्य है, जिसमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का वर्णन किया गया है। यह कवि चंद्रबरदाई के द्वारा रचित है। और देखिए क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में जान लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ था। 1979 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। हिंदी निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे। आलोचना अगर हम देखें तो सूर साहित्य 1936 ईस्वी, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, ये इनकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि पूछी जाती है। देखिए तो सूर साहित्य जो है 1936 ईस्वी की रचना है, और हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी की रचना है। आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार 1949 ईस्वी की रचना है। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद 1952 ईस्वी की रचना है। मेघदूत एक पुरानी कहानी 1957 ईस्वी की रचना है। तो ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। और देखिए क्या है, रामचंद्र शुक्ल की अगर हम बात करें तो देखिए रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में हुआ। 1941 में इनका निधन हो गया। 20वीं शताब्दी के हिंदी के प्रमुख साहित्यकार माने जाते हैं। अगर हम इनकी आलोचना देखें तो सूरदास पे लिखा है, रसमीमांसा, त्रिवेणी, ये इनकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 में इनका जन्म हुआ, 1979 में इनका निधन हो गया। अभी हमने इनके बारे में देखा भी, और इनकी अभी हमने सारी रचनाओं को भी ऊपर देखा है। एक ही चीज़ दो बार आ गई है। धीरेन्द्र वर्मा की अगर हम बात करें तो धीरेन्द्र वर्मा, इनका जन्म 1897 में हुआ। 1973 में इनका भी निधन हुआ। हिंदी और ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। प्रमुख रचनाएं अगर हम देखें तो हिंदी राष्ट्र या सूबा हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य कोश, सूर सागर सार संग्रह, ये सारी इनकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। राम कुमार वर्मा का जन्म 1905 में हुआ। 1990 ईस्वी में इनका निधन हो गया। हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, व्यंग्यकार और हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में एकांकी सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। आलोचना अगर हम इनकी देखें तो साहित्य आलोचना
सन 1929 ईस्वी में इनकी हमें देखने को मिलती है। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास सन 1939 ईस्वी में हमें देखने को मिलता है। तो देखिए ये सारी की सारी राम कुमार वर्मा की ये जो 2 रचनाएं हैं, हिंदी साहित्य में एकांकी सम्राट माने जाते हैं। तो राम कुमार वर्मा को हिंदी साहित्य का एकांकी सम्राट कहा जाता है। और साहित्य समालोचना 1929 ईस्वी की इनकी रचना है। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1939 ईस्वी की इनकी प्रमुख रचना है। और राम कुमार वर्मा का जो जन्म है 1905 में हुआ और मृत्यु 1990 में। तो ये देखिए रिवीजन पर्पस से मैं जितनी भी वीडियोस ला रहा हूँ, अगर आप इनको एक दिन में 2 से 3 बार देखते हैं तो आप करीब 400 या 500 क्वेश्चंस को अच्छे से मतलब डिटेल में जाके कर पाएंगे। और उससे जो है आपके लगभग 60 या 70 सवाल जो हैं इन्हीं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हो जाना चाहिए। क्योंकि जितना मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ उनसे जो है सवाल सबसे ज़्यादा बनने की मुझे आशा लग रही है। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसकी जो PDF है मेरे टेलीग्राम पे है। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आपको किस टॉपिक पे अगला किस यूनिट पे वो चाहिए, कंटेंट चाहिए, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और साहित्य गुरु चैनल के साथ बने रहिए। हिंदी साहित्य की तैयारी के लिए ज़्यादा दिन नहीं बच गए हैं, 20 दिन बचा है। आप अपनी तैयारी करते रहिए और चीज़ों को देखते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।